नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बात करेंगे बंधन इनोवेशन फंड की। नेम इंटरेस्टिंग है, क्या थीम है इस फंड की, तमाम बारीकियों को समझेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतीक पोद्दार मौजूद हैं जो कि वीपी इक्विटीज बंधन एएमसी से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और बंधन इनोवेशन फंड पर तो हम बातचीत करेंगे ही, नेम ही काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है और आई एम श्योर काफ़ी क्यूरियोसिटी व्यूअर्स के मन में भी होगी इस फंड के बारे में और डिटेल समझने की। उसको तो जानेंगे ही, लेकिन क्योंकि आप मौजूद हैं तो पहला सवाल मार्केट्स पर ही रहेगा। मतलब अगर हम इस साल के शुरुआत से लेकर अब तक का ट्रेंड देखें प्रतीक जी, तो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है विद रिगार्ड्स टू न्यूज़ फ्लो। पहले ट्रम्प, फिर इंडिया पाकिस्तान टेंशन, इस बीच अर्निंग सीजन भी आए और जब लगा कि सब कुछ ठीक है तब ये ईरान इजराइल की टेंशंस एकदम से मार्केट में अपना असर दिखाती हुई दिखी। अब क्या लग रहा है, सही रहेगा बाकी बचा हुआ समय इस साल का, या फिर इस तरीके की वॉलेटिलिटी, इस तरीके की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फ्लो के लिए रेडी रहे व्यूअर्स? नहीं, देखिए, जिस हिसाब से मैं देखता हूँ, आई सी इट, मैं दो पार्ट्स में देखता हूँ। इसेंशली अगर आप इंडिया को देखें और आप ग्लोबल निवेशक के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में आज के दिन इंडिया इज द वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विच ऑफर्स यू, और आपको तीन चीज देता है इसेंशली: स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड डिमांड। अगर आप स्ट्रेंथ देखिए तो अगर आप चार पांच एंटिटीज जो एक इकोनॉमी को ड्राइव करती हैं, जैसे लेट्स से बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, कॉर्पोरेट्स हो गए या रिटेल हो गया, इनकी बैलेंस शीट्स देखेंगे, दे आर वेरी रिजिलियंट एंड वेरी स्ट्रांग। दैट इज पॉइंट नंबर वन। सेकेंड इज, अगर आप स्टेबिलिटी देखेंगे आज के दिन, अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखिए या प्राइस स्टेबिलिटी देखिए, इट्स वेरी वेरी स्टेबल। एंड लास्टली डिमांड और डेमोग्राफिक जो हमारा स्ट्रांग पॉइंट है। तो आपने जैसे बताया, लास्ट 6 महीने में या 3 महीने में हमने बहुत अप्स एंड डाउन देखे, but demand has remained resilient. I wouldn't say it has gone, मतलब वो it has gone through the roof, but it has not collapsed and it has almost remained resilient. So मुझे लगता है ना कि from that perspective India shines out for anyone who's globally investing or who's globally looking at countries to invest. दूसरा क्या पॉइंट है, अगर आप लेट्स से रेगुलेटर्स को देखिए या व्हाट इज गवर्नमेंट्स इंटेंशन, तीन चीज हुई है। वन इज फिस्कल कट, राइट, टैक्स कट्स हो गए। The RBI has clearly talked about interest rate cut. So there is a monetary push, एक fiscal push है, और lastly मेरे हिसाब से even the monsoons have been good at least till now. So इससे क्या होगा कि आपका जो डिमांड है, बिकॉज आपको एक फिस्कल कट, टैक्स कट मिल गया, इंटरेस्ट रेट कट मिल गया, मॉनसून्स आर गुड, क्लोजर टू दिवाली और मे बी अ बिट बिफोर दिवाली वील स्टार्ट सीइंग इफेक्ट्स ऑफ दीज प्लेइंग इनटू द इकोनॉमी। और मेरा पर्सनल व्यू है कि सेकंड हाफ में कंजम्पशन विल गो थ्रू द, नॉट थ्रू द रूफ, बट कंजम्पशन विल कम बैक। सो अगर आप अर्बन कंजम्पशन देखिए, इन सर्टन पॉकेट्स इट्स वेरी गुड, इन सर्टन पॉकेट्स इट इज नॉट एट ऑल गुड। I think October, November, December say we'll start seeing consumption coming back. Next year there is obviously this pay commission hike which is there. So in दोनों को combined, I think consumption will start coming back, and with consumption you will again have this investment cycle also coming back. तो मेरा personal view है कि maybe for the next 3-4 months market stays sideways. ज़्यादा correction नहीं होगा. As I said, India stands out globally. That is point number one. And with earnings coming back in H2, especially driven by consumption stocks, you will overall see economy, taking an uplift, or economy में uplift आएगा. And from that perspective, I think, market should do slightly better. अच्छा, अब बंधन इनोवेशन फंड की बात करते हैं तो पहले तो ये बताइए कि इस नेम के पीछे की रेलेवेंस क्या है? व्हेन यू से इनोवेशन, व्हाट डज इट इंडिकेट? हाँ, तो देखिए, मेरा जो व्यू है इनोवेशन का, हाउ आई थिंक अबाउट इनोवेशन इज, हम इनोवेशन को दो पार्ट्स में देखते हैं। इसेंशली फर्स्ट पार्ट इज शिफ्ट ऑफ प्रॉफिट पूल्स। अगर आप लेट्स से हिस्ट्री में जाके सर्च करिए या स्टडी करेंगे, तो जब भी प्रॉफिट पूल शिफ्ट होता है, जनरली इट इज नॉट फॉर 1 or 2 years, इट लास्ट फॉर 4 से 5 साल या 7 साल की थीम्स होती हैं। सो हमारा आइडिया है कि अगर हम ये प्रॉफिट पूल शिफ्ट देख सकें, एंड इफ इट इज कॉज्ड बाय डिसरप्शन, then our idea is to buy into those companies. तो अगर जैसे मैं सेक्टर्स की बात करूं, एक बड़ा प्रॉफिट पूल शिफ्ट जैसे पावर ट्रेन्स में होगा, where from ICE people will move towards EVs. The other big profit pool shift happened when digital brokers came after 2020 post COVID, and you saw what happened to digital brokers versus physical brokers. Right. एक और जो बड़ा ट्रेंड हमें दिखता है जो प्रॉफिट पूल शिफ्ट है, is rise of quick commerce, where let's say small mom and pop stores or kirana stores or local fruits and vegetable vendors, etc. Inke profit pools are now being shifted to these quick commerce companies. So the idea of innovation is to find these themes,
identify them earlier, one more big theme in manufacturing is energy transition. अगर आप देखेंगे हमारा grid is now changing from fossil fuel to a non-fossil fuel based grid, which means that you have unique set of opportunities coming in that area. और अगर if you get a company which is able to be a beneficiary of that, then मेरे हिसाब से that forms a big part of profit pool shift. सो आइडिया है कि यार ये जितने भी प्रॉफिट पूल शिफ्ट हो रहे हैं हम इनकी तरफ जाएं एंड ये कंपनीज में हम अपने पोजीशंस और ये सेक्टर्स में हम अपने एक्सपोजर लें. दैट इज वन. द अदर इज इनोवेशन, जो जनरली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इज एनी कंपनी विच इज कोई बड़ा प्रोडक्ट बना रहा है, या इट इज इन्वेस्टिंग इन टू टेक्नोलॉजी, या इट इज क्रिएटिंग अ न्यू ड्रग, इनोवेटर ड्रग एक्सेट्रा. हम इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं या इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं. ऑब्वियसली इसमें जेस्टेशन टाइम थोड़ा लंबा रहेगा. इट इज नॉट दैट नेक्स्ट डे या एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर में रिटर्न आएगा. when you are building a new product, service, innovator drug, etc., it takes time to build the product, service, create a market for it, sell it. But अगर आप थोड़ा लंबा टाइम का होराइजन रखें, 4 से 5 साल या 5 से 6 साल, देन इनमें नॉन लीनियर रिटर्न बनते हैं. सो हमारा आइडिया यही है कि आइडेंटिफाई देम अर्ली, these sectors or companies, and then you go and place your bets over there. ओके. अच्छा, फिर प्रतीक जी एक चीज़ बताइए, इंटरेस्टिंग है. तो जब कंपनियों का आपने चुनाव किया तो किस तरीके से किया? आपने बताया कि जो थीम आपकी है इस फंड की वो समझ में आई, लेकिन पहले मैं जानना चाहती हूँ, क्या इस पर्टिकुलर फंड के लिए कोई ऑब्लिगेशन है कि लार्ज कैप्स में इतना होना चाहिए, मिड कैप्स में इतना होना चाहिए, फिर स्मॉल कैप्स में इतना, इस तरह कोई ऑब्लिगेशन नहीं है? अगर नहीं है तो फिर अभी अगर हम करंट कॉम्पोजिशन देखें तो किस तरीके का एलोकेशन लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स में किया हुआ है? पहले ये बताइए, फिर मैं बाकी सेक्टर्स पर भी बातचीत करूंगी. श्योर. सो देखिए, लार्ज, मिड एंड स्मॉल तो आउटकम है. As I said, the lens of looking or the way to select stocks or sectors is profit pool shift or any company creating new product services. Right. उनमें हो सकता है कोई लार्ज कैप कंपनी निकल जाए, कोई हो सकता है मिड निकल जाए, और कोई हो सकता है स्मॉल निकल जाए. तो ये आउटकम है. आज के दिन अगर आप हमारा फंड देखेंगे, आई थिंक 50% ऑफ दैट इज स्मॉल कैप एंड 25 इज लार्ज एंड 25 इज मिड. सो इट्स फेयरली स्प्रेड अक्रॉस मिड, स्मॉल एंड लार्ज. बट अगेन, एज आई सेड, ये हमने बाय डिजाइन या पर्पस नहीं किया है, ये तो आउटकम है. अग्री. ओके, दैट इज व्हाट मैं आपसे जानना चाहती थी कि क्या कोई सेट फॉर्मेट है कि इतना लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में होना चाहिए, या फिर जो कंपनीज आप पिक करते हैं उसके हिसाब से एलोकेशन होता है, जो कि आपने भी बताया. अच्छा ठीक है, चलिए अब थीम्स पर आते हैं. बड़ा मुश्किल रहा होगा ऐसी थीम्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इतने सारे सेक्टर्स, इतनी सारी थीम्स, और उन थीम्स में भी उन सेलेक्ट आइडियाज़ को पिक करना, आई एम श्योर बहुत इंटेंस रिसर्च रही होगी. किस तरीके से आप आगे बढ़े इस फंड को क्रिएट करने में? जब आपने कंपनी पिकिंग स्ट्रैटेजी की, पहले हर सेक्टर को पिक करके वहां पर आइडियाज आइडेंटिफाई किए, किस तरीके से काम किया? नहीं, देखिए, एज आई सेड, इनोवेशन रन्स अक्रॉस सेक्टर्स. इट इज नॉट दैट इनोवेशन इज सिर्फ ओवर इंडेक्स टू ओनली टेक्नोलॉजी और ओनली हेल्थ केयर. तो हमने यही देखा कि हमने ईच सेक्टर को पिकअप किया, और एवरी सेक्टर में जहां हमें दिख रहा है प्रॉफिट पूल शिफ्ट हो रहा है, यहाँ कोई इनोवेटर कंपनी है या कोई प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजिकल कंपनी है विच इज ट्राइंग टू क्रिएट अ वेरी डिफरेंशिएटेड मॉडल, हमने उन कंपनीज पे रिसर्च करके फिर एक्सपोजर धीरे धीरे बिल्ड किया है. सो इट्स मोर ऑफ अ बॉटम अप अप्रोच. इट इज नॉट रियली अ टॉप डाउन अप्रोच. ऑब्वियसली वी हैव लुक्ड एट मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स. इसमें एक ही चीज है कि वर्सेस, लेट्स से, सिंस इट्स अ सेक्टर एंड थीमेटिक फंड, हम प्योर कमोडिटी स्टॉक्स या सीमेंट हो गया या ऑयल एंड गैस विच हैव वेरी लो इनोवेशन कोशेंट, हम उन कंपनीज में ज्यादा एक्सपोजर ले नहीं पाते. And to that extent, अगर आप देखेंगे, it is a slightly diversified or it has exposure to 3-4 sectors rather than just one particular sector. Okay, तो चलिए सेक्टर्स पर ही आते हैं फिर अब. तो बताइए, इस फंड के एलोकेशन के हिसाब से जो कंपोजिशन है वो कहाँ कहाँ है, किन किन पॉकेट्स में है, कितना परसेंटेज एलोकेशन है? So देखिए, टॉप 4 सेक्टर्स जहां हम ओवरवेट हैं एज ऑफ टुडे, इट इज हेल्थ केयर, consumer discretionary, manufacturing and technology. This forms the heart of the portfolio. और अब अगेन विद इन हेल्थ केयर अगर हम जाएंगे, देर आर मल्टीपल थीम्स जो हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं. वन इज, आई थिंक इन इंडिया शेयर ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस विल इंक्रीज. इफ अगर कोई इनोवेटर कंपनी उधर है विच इज डूइंग वेरी वेरी वेल, एंड बाय क्रॉनिक आई मीन क्रॉनिक, सब क्रॉनिक, बोथ टुगेदर, देन हमने उनमें एक्सपोजर लिया है.
The other is global CDMO or CDMO companies, which actually are a play on global innovation. So they help big pharma create innovator drugs, right? तो अगर हमें कोई CDMO कंपनीज पसंद आती हैं इन 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 हेल्थ केयर, हमने उनमें एक्सपोजर लिया हुआ है. थोड़े हॉस्पिटल्स हैं जो हमें लगता है कि अगर आप इंडिया को देखिए, इंडिया में पेनिट्रेशन ऑफ बेड्स और हॉस्पिटल बेड्स इज एक्सट्रीमली लो. तो मुझे लगता है उधर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है. वेर अनऑर्गेनाइज्ड, आई मीन यू, बड़े चेन्स विल बिकम इवन मोर बिगर, दे विल ऐड मोर हॉस्पिटल्स. तो ये दो तीन थीम्स हैं जो हमने हेल्थ केयर में कैप्चर करने की कोशिश की है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने बोला, हम मैन्युफैक्चरिंग में ओवरवेट है. मैंने आपको बताया कि हम एनर्जी ट्रांजिशन में काफी बिलीव करते हैं. एंड आई थिंक एनर्जी ट्रांजिशन इज अ बिग थीम, जहां आपको दिखेगा कि द ग्रिड इज बिकमिंग मोर लिंक टू रिन्यूएबल्स रादर देन फॉसिल. और ये अपनी ही वैल्यू चेन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं. द अदर थीम ऑब्वियसली ऑफ गवर्नमेंट इज ऑन China+1, या ग्लोबली भी लॉट ऑफ कंपनीज ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड आर लुकिंग एट एस्टैब्लिशिंग इंडिया एज अ सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग बेस. और अगर हमें उस एरियाज में कोई कंपनीज मिली या नीश मिला वेयर इट इज डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द जनरल मार्केट, देन हमने उन कंपनीज में भी एक्सपोजर लेने की कोशिश की है. लास्टली, एज आई सेड, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक बहुत बड़ा वाइड गैम्बिट एरिया है जहां हमने एक्सपोजर लेने की कोशिश की है. अब इसमें हम बहुत सारे फैसेट्स देख रहे हैं. हम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट देख रहे हैं. हम विद इन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्रीमियमाइजेशन देख रहे हैं. प्लस कन्वीनियंस एज अ बिग फैक्टर इज कमिंग आउट, वेयर पीपल आर विलिंग टू नाउ पे फॉर मनी अगर उनको घर पे कुछ मिल जाता है, होम डिलीवरी ऑफ गुड्स एक्सेट्रा होती है. सो दीज आर द 3-4 थीम्स ऑन विच दिस फंड इज एंकर्ड. अच्छा, अभी तक जो चर्चा हुई प्रतीक जी, उससे एक चीज़ तो क्लियर थी कि कंजम्पशन पर आपका काफ़ी फोकस है, आप काफ़ी बुलिश है. कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की आपने बातचीत भी की. आपने ये भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आगे जाते हुए जो थीम उभरेगी वो कंजम्पशन की रहेगी. अच्छा, इस फंड का कितना परसेंटेज एलोकेशन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में है फिलहाल, और इस बार के जो अर्निंग्स आए, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई, क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी रही इस पर्टिकुलर पॉकेट को लेकर? नहीं, श्योर. सो देखिए, अगर आप फंड का एक्सपोजर टुवर्ड्स कंजम्पशन देखें, दैट्स अराउंड 20%, 20% के आसपास है. सो वी आर सिग्निफिकेंटली ओवरवेट वर्सेस द इंडेक्स. अगर मैं आप जैसे पूछ रहे हैं, हाउ डिड कंपनीज परफॉर्म विद इन द कंजम्पशन सेक्टर, आई वुड से इट इज वेरी म्यूटेड. एंड इवन द कॉमेंट्री फ्रॉम कंपनीज, अगर आज के दिन अगर आप इनसे बात करेंगे, दे आर नॉट साउंडिंग वेरी बुलिश. आई थिंक द सेंटिमेंट्स आर नॉट ग्रेट. बट जैसे मैंने पहले भी बताया कि टैक्स कट्स हुए हैं, इंटरेस्ट रेट्स कट हुए हैं, थोड़ा टाइम देंगे तो आई थिंक, एंड विद फेस्टिव जनरली पीपल हैव अ वेरी गुड मूड, थोड़ा मूड अच्छा होता है स्पेंड करने का. एंड दिस टाइम यू विल हैव मोर सेविंग्स टू गो आउट एंड स्पेंड. तो मुझे लगता है कि एज आई सेड, क्लोजर टू सितंबर यू विल सी, बट एज ऑफ नाउ ऑब्वियसली थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट, बट या. ओके, चलिए, तो अब तक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई. एक चीज़ तो क्लियर है कि मल्टी कैप स्ट्रैटेजी पर ये फंड काम करता है, और जैसे प्रतीक जी ने कहा, उन कंपनीज पर फोकस है जो लीडिंग इनोवेटर्स हैं, जो राइजिंग इनोवेटर्स हैं. उस तरह की कंपनीज पर खासतौर से ये फंड फोकस करता है. एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं. जब लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी अंडरवेट किन पॉकेट्स पर हैं प्रतीक, और साथ ही इस फंड की परफॉर्मेंस कैसे रही है सिंस इंसेप्शन, अब कैसे रही है, कौन से इन्वेस्टर्स को ये कैटेगरी सूट करेगी, उन सब बातों को समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और आज हम बात कर रहे हैं बंधन इनोवेशन फंड की. और इस फंड पर बातचीत करने के लिए मिस्टर प्रतीक पोद्दार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वीपी इक्विटीज बंधन एएमसी से हैं. प्रतीक जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. तो ओवरवेट पॉकेट्स की तो आपने बात की, आपने कमोडिटीज़ पर भी एक अपना कमेंट शेयर किया, तो उससे एक इंडिकेशन मिला कि वहाँ आप मेरे ख्याल से शायद अंडरवेट ही होंगे. लेकिन कौन कौन सी और वो पॉकेट्स हैं जो वहाँ पर अंडरवेट है? नहीं, आपने सही बोला. कमोडिटीज इज समथिंग जहां इनोवेशन क्वोशंट बहुत कम होता है, एंड हेंस टू दैट एक्सटेंट हमारा मटेरियल अंडरवेट पोजीशन इन कमोडिटीज है. अपार्ट फ्रॉम दैट, फाइनेंशियल सर्विसेज में आई थिंक स्लाइटली इट इज रेगुलेटेड, एंड टू दैट एक्सटेंट इन सर्टेन, लेट्स से बैंक्स, we are quite underweight versus what the index level is. Lastly, pure IT services जो हो गए, big IT services, this is the third category of sector जहां आपको हमारा material underweight दिखेगा. तो 3 sectors, commodities, select banks, and lastly IT services. Pure IT services जो companies हैं, large cap IT services, उनमें हम slightly underweight हैं. ओके,
अच्छा, एक चीज़ और बताइए प्रतीक जी, जब हम बंधन इनोवेटिव फंड की बात करते हैं, इनोवेशन फंड की बात करते हैं, तो क्या हम इसे एक थीमेटिक फंड बोल सकते हैं? पहला ये, और अगर आप इसे प्योर थीमेटिक फंड नहीं मानते हैं तो बाकी जो थीमेटिक फंड्स इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं उनसे किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे आप बंधन इनोवेशन फंड को? Sure. तो देखिए, अगर आप जनरली थीमेटिक फंड्स को देखिए, वो मोनोलाइन थीमेटिक फंड्स होते हैं, काफी नैरो होते हैं। तो इट कुड बी जस्ट डिफेंस, इट कुड बी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, इट कुड बी ओनली एक्सपोर्ट्स। ये स्लाइटली ब्रॉड बेस्ड थीमेटिक फंड है विच कट्स अक्रॉस 5-6 सेक्टर्स एंड जस्ट नॉट वन सेक्टर। सो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, ये स्लाइटली डाइवर्सिफाइड है। अगर आप इसको दूसरे एंड पे, जैसे हमारे फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं या डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं जो कमोडिटी स्टॉक्स, बैंक्स एक्सेट्रा में एक्सपोजर ले सकते हैं, हम वहां नहीं जा पाते बिकॉज वहां इनोवेशन क्वोशंट हमें बहुत कम दिखता है। तो इट इज समवेयर इन बिटवीन, मैं बोलूंगा। सो इट इज नॉट प्योरली अ थीमेटिक फंड, नॉर इज इट प्योरली अ फ्लेक्सी कैप फंड। ये कहीं ना कहीं मिडिल ऑफ द रोड में फंड बैठता है, विच इज द ब्यूटी ऑफ इट, क्योंकि यू गेट एक्सपोजर टू 4-5 सेक्टर्स। दैट इज पॉइंट नंबर वन। दूसरा, बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिफिकेशन, volatility of returns is slightly lower versus a pure thematic fund, and the cost to rebalance is not there. So these are the three factors why I think innovation is slightly in between. ओके। अच्छा, जब इस पोर्टफोलियो का क्रिएशन हुआ उसके बाद से लेकर अब तक जो स्ट्रैटेजी रही है बंधन एएमसी की, वो क्या रही है विद रिगार्ड्स टू मॉनिटरिंग ऑफ द पोर्टफोलियो, चर्निंग ऑफ द पोर्टफोलियो? कोई भी कंपनीज आपने पिक की, कितना समय दिया जाता है उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए? क्या वो एक्चुअल में लीडिंग या फिर राइजिंग इनोवेटर्स की कैटेगरी में फिट होती है या फिर नहीं, या फिर कुछ डाइवर्जेंस है? मतलब बेसिकली ट्रैकिंग इस पर्टिकुलर फंड की परफॉर्मेंस की, कंपनीज की परफॉर्मेंस की किस तरीके से की जाती है? देखिए, नहीं, एज अ फिलोसफी जनरली जब हम कंपनीज में एक्सपोजर लेते हैं, आर फिलोसफी इज की हैव अ लॉन्गर टर्म अप्रोच। तो वी आर बाइंग बिजनेसेस, दैट इज पॉइंट नंबर वन। तो हम जनरली अगर कोई कंपनी में एक्सपोजर ले रहे हैं, द आइडिया इज टू होल्ड इट फॉर 3, 5, 7, 8 years एंड देन इवेल्युएट इट ऑन एवरी क्वार्टर बेसिस। दूसरा है, हम डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ स्टॉक्स क्रिएट करते हैं, हम जनरली कॉन्सेंट्रेशन में नहीं बिलीव करते। तो अगर आप ये फंड भी देखेंगे, इट हैज मे बी मोर देन 60-70 स्टॉक्स टुडे। दैट इज पॉइंट नंबर टू। और तीसरा, एज अ फंड हाउस वी रिलाई अ लॉट ऑन डीप रिसर्च। So हमारा idea is to focus on research because research acts as the backbone or as the foundation on which you can build positions in the fund. तो इन 3 एरियाज में हम डिफाइन करके कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन हम एवरी क्वार्टर उनको मॉनिटर करते हैं। वी लुक, आई मीन इट्स जनरल हाइजीन है, यू लुक एट क्वार्टरली परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, एंड इफ समथिंग इज नॉट प्लेइंग आउट और आपका थीसिस अगर ब्रेक हो रहा है ओवर अ लॉन्गर पीरियड, देन हम वी लुक टू एग्जिट दैट। सो दिस इज द ब्रॉड फिलॉसफी। फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है सिंस इंसेप्शन भी, और अगर पिछले 1 साल या पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस पे देखें तो कमेंडेबल रिटर्न्स इस फंड की तरफ से जनरेट हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की परफॉर्मेंस रही, प्लस आई नो कि रिटर्न्स कमिट नहीं किया जा सकता, बट एक आइडिया आपकी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस किस तरीके के रिटर्न्स आगे बन सकते हैं? श्योर। देखिए, जैसे आपने बोला, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन रिटर्न्स, बट मार्केट हैज बीन रियली रियली काइंड टू अस। आई थिंक ये प्रोडक्ट को 1 साल हो गया है एंड दिस इज अ टॉप क्वार्टाइल फंड एज वी स्पीक टुडे। आई वुड, ये कौन सी जनरली जो हमने देखा है, अगर आप कोई भी इकोनॉमी जब फ्रॉम इमर्जिंग डेवलप्ड की तरफ जाती है, बड़ा पैसा इंटेंजिबल्स में बनता है। इट इज नॉट इन फिजिकल गुड्स और यू नो स्टील, सीमेंट, कमोडिटी से ऊपर की तरफ जाते हैं। सो कंपनी जिसके पास आईपी हो, टेक्नोलॉजी हो, these companies start making a lot of money. Globally, there are many examples of this. Our idea is कि if someone has a 5 and 7, 8 year view, since this is a thematic fund, slightly back-ended returns होते हैं। तो अगर आपका 5 से 7 साल का व्यू है, then I think you should consider this fund from a longer term perspective. बिल्कुल। तो पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस तो कमेंडेबल रही है। अप्रैल एंड में ये फंड आया था, 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने डिलीवर किए हैं जो डेटा रहा है उसके बेसिस पे, और एक्सपेक्ट यही करते हैं कि आगे भी अच्छी ग्रोथ ही ऑफर करे। अच्छा, एक चीज़ और प्रतीक जी बताइए, किस तरीके के इन्वेस्टर्स को आपके हिसाब से ये फंड सूट करता है? अग्रेसिव यंग इन्वेस्टर्स इसको पिक कर सकते हैं या फिर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को भी वो भी अपनी इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में इस जगह दे सकते हैं? देखिए, मैं बोलूंगा यंग एंड अग्रेसिव इन्वेस्टर्स, नॉट यंग बट एनीवन हु इज ओके विद वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न। देखिए, ये एज आई सेड सेक्टोरल फंड है,
सेक्टोरल फंड में जनरली आपका टाइम होराइजन मीडियम टर्म होना चाहिए, 4 to 5 years एंड बियॉन्ड। तो किसी का भी जिसका इन्वेस्टमेंट पीरियड 4 to 5 years प्लस है, ही कैन कंसिडर दिस। बट इसमें एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि देयर विल बी वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स बिकॉज वी डोंट मिरर द बेंचमार्क। We are indexed to 4-5 sectors. But generally, a young and an aggressive investor should surely consider this as a part of his portfolio. ओके, तो डेफिनेटली इस फंड को जगह दी जा सकती है अपने पोर्टफोलियो में। अग्रेसिव इन्वेस्टर्स डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस पिछले एक साल की तो काफ़ी बेहतर रही है, और आगे के क्या आउटलुक है, कौन सी थीम्स पर कंपनी फोकस कर रही है, वो तमाम डिटेल्स भी यहाँ पर प्रतीक ने हमारे साथ शेयर की हैं। अच्छा प्रतीक जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, आपने काफ़ी सारी पॉकेट्स का जिक्र किया इस पूरी कॉन्वर्सेशन में। आईटी फार्मा पर भी आपने अपने कमेंट्स दिए, फार्मा में सेलेक्ट आप काफ़ी पॉजिटिव हैं। मैं एक एफएमसीजी थीम पर एक आउटलुक और आपका लेना चाहती हूँ, क्योंकि एफएमसीजी थीम पर के जिस तरीके की अर्निंग्स है, जिस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्री रही है, थोड़े से कंसर्न्स अभी भी हैं। कंजम्पशन का ये भी हिस्सा है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा भरोसा आपका कंजम्पशन में दूसरी पॉकेट्स पर है। एफएमसीजी में जो कमबैक है वो कब तक एक्सपेक्ट करें, कब तक एंटिसिपेट करें? देखिए, इसमें मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहला, आप देखिए, मॉनसून्स हैव बीन वेरी गुड, सो मेरा पर्सनल व्यू है रूरल विल कम बैक इन मे बी आफ्टर मॉनसून्स, दैट इज वन, एंड अर्बन एज इट इज विद टैक्स कट शुड कम बैक। तो एफएमसीजी फ्रॉम अ टैक्टिकल पर्सपेक्टिव makes a lot of sense. I think this is a sector which can surprise on the upside given that the base is also low. But अगर आप इन कैटेगरीज का पेनिट्रेशन देखेंगे, these categories are fairly penetrated. I mean, penetration led demand is in most of the categories is over, and the only theme here is premiumization. So अगर आप थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर फेज लेंगे तो मेरे हिसाब से कंज्यूमर्स में डिस्क्रिशनरी शुड डू बेटर देन स्टेपल्स। बट हाँ, नियर टर्म में टैक्टिकली मे बी पोस्ट मॉनसून एफएमसीजी मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ओके, चलिए, थैंक यू प्रतीक जी आने के लिए शो में। मार्केट्स के साथ साथ आपने बंधन इनोवेशन फंड से जुड़ी तमाम डिटेल्स बारीकियां हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की और काफ़ी सारे इंसाइट्स शेयर की। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक्स, या बाय। तो ये तो चर्चा हुई बंधन इनोवेशन फंड की, जिसके पास परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है सिंस इंसेप्शन। लगभग 1 साल इस फंड को हो चुका है। 21% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने डिलीवर किए हैं, और आगे की थीम पर जो कंपनी काम कर रही है वो भी अभी आपके साथ शेयर की गई। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।